हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे लेसन नंबर 14 पर, जिसमें बात होगी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। करें स्टार्ट करने से पहले आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, चैनल को। फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर ही दिया होगा वैसे आपने, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, लेसन नंबर कितना है बेटा? 14, ठीक है। चलो भाई, विद्युत धारा है क्या चीज? ठीक है, किसी वस्तु के आवेश के प्रभाव को विद्युत कहते हैं भैया। आवेश के प्रभाव को, जैसा उदाहरण के लिए आप मोबाइल चार्ज करते हैं, वो चार्ज है ना, वो चार्ज वही आवेश है। तो जैसे आप चार्जिंग करते हैं मोबाइल को, तो उसमें धारा प्रभावित होने लगती है। और आप देखते हैं अगर मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया है तो चार्जिंग लगाने के बाद में धीरे धीरे वो चालू होना चालू हो जाता है, बैटरी बताना चालू कर देता है, वो बताता है। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रभाव किसका है? ये विद्युत का ही तो प्रभाव है ना। तो देखो भैया, किसी वस्तु के आवेश के प्रभाव को, है ना, विद्युत कहते हैं। तो आवेश का प्रभाव दिखा उसमें मोबाइल में, वही क्या है? वही विद्युत है। वो जो प्रभाव है वही क्या है? आवेश का जो प्रभाव वो विद्युत है, ठीक है। विद्युत चालन करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है भैया। अगर विद्युत चलाना है आपको तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और ये माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, सुचालक वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं, सुचालक कहलाते हैं। पिछली क्लासों में खूब पढ़ चुके हैं आप इनके बारे में, ठीक है ना, कि जो पदार्थ विद्युत को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सुचालक कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, सोना इत्यादि, ये सब क्या है? ये विद्युत के सुचालक है। इनमें से होकर विद्युत निकल सकती है, आ जा सकती है, प्रवेश कर सकती है, इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाती है। इसलिए इन्हें कहते हैं क्या है बेटा? विद्युत का सुचालक, ठीक है। ओके। कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को इधर से उधर जाने नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप लोग, हवा है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये क्या है? ये कुचालक है भाई। ये जाने नहीं देंगे विद्युत धारा को इधर से उधर, ठीक है। ओके, तो सुचालक और कुचालक क्लियर है? ओके, यहां देखिए आप लोग, ये सुचालक का चित्र बताया गया है और ये कुचालक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तार कहाँ लगा हुआ है ये, और यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है। तो ये सुचालक है भाई और ये कुचालक है, ठीक। ओके, विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक शक्तिशाली धातु कम शक्तिशाली, भाई शक्तिशाली धातु जो होती है ना, वो कम शक्तिशाली धातु को बदल देती है। जो कम शक्तिशाली धातु होती है उसको क्या कर देती है? बदल देती है। कौन? जो शक्तिशाली धातु होती है वो, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक शक्तिशाली धातु कम शक्तिशाली धातु को बदल देती है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। उदाहरण के लिए देखिएगा आप कैसे बदलते हैं। उदाहरण, कॉपर सल्फेट है CuSO4, क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें क्या मिला दिया आपने? प्लस जिंक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिंक सल्फेट हो जाएगा। Zn जिंक मिलाया तो ये बन क्या गया आपका? जिंक सल्फेट। जिंक यहां से लिया, सल्फेट ये हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ZnSO4 हो गया, प्लस कॉपर उत्पन्न हुआ, देखो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विस्थापन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। ओके, विद्युत लेपन क्या है भाई? ये कलर देखते हैं अपन थोड़ा चेंज करके। विद्युत लेपन की बात करें, है ना, तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत
निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है ना। यानी कि क्या है, कोई धातु है, जैसे ये लोहा धातु है मान लो, है ना, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत, आप परत चढ़ा दो किसी भी वांछित धातु, जो आवश्यक उचित धातु होती है उसकी क्या चढ़ा दी, इसके ऊपर ये परत चढ़ा दी, है ना। तो इस परत को ही क्या कहा जाता है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कर दिया, विद्युत का लेपन कर दिया आपने। परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है ना। कैसे, विद्युत द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, ओके। उदाहरण की बात करें, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। अभी मान लो ये लोहा था ही सही, और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी आप लोगों ने, ये जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है ना। परत चढ़ाना, विद्युत लेपन की मदद नकली आभूषण बनाए जाते हैं। भैया विद्युत लेपन की मदद से नकली लोकल आभूषण, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन की मदद से नकली आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, ठीक है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव तथा रिक्त स्थान के विलयन होते हैं। तो देखो भैया, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बेटा कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित जब आप करेंगे तो उसमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है ना, तो उस कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। अभी पढ़ा आप लोगों ने, क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं, किस में डुबोते हैं, विलयन में डुबोते हैं, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे थी, ऐसे हो गई। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं कि भाई ये चुंबकीय सुई जो विक्षेपित क्यों हुई। ठीक है ना, तो देखो उत्तर देखते हैं। जब किसी संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि इसका कारण है यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। भाई जो विद्युत धारा होती है ना, वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसीलिए जो सुई होती है वो क्या हो जाती है, वो विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, वर्ड क्वालिटी। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चाहे विद्युत धारा दुर्बल है, कम से कम है, तो भी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है भैया। चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण है ना, कि उसमें कितना चेंजेस आएगा वो विद्युत धारा पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर कम विद्युत धारा सप्लाई की जाएगी तो कम विक्षेपण होगा, और ज्यादा अगर आपने विद्युत धारा सप्लाई की है तो ज्यादा विक्षेपण होगा। ठीक है ना, देखिए आगे, विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। जितना धारा का प्रभाव होगा उतना ही विक्षेपण का प्रभाव होगा, चुंबकीय सुई उतनी ज्यादा विक्षेपित होगी। ठीक है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण 14.9 में
दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो भैया एक उदाहरण है हमारे पास नींबू का पानी, दूसरा है टोंटी का पानी और तीसरा कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, क्या है, नींबू का पानी, ठीक है ना, टोंटी का पानी और तीसरा क्या है, कॉपर सल्फेट। ये तीन उदाहरण है आपके पास। ऐसे तीन द्रवों के नाम लिखिए तो ये द्रव है कि नहीं है, ये पानी द्रव है कि नहीं है, कॉपर सल्फेट विलयन नहीं है, ठीक है ना, जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके, तो इनके माध्यम से भी चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं कि क्यों नहीं जल रहा है बल्ब? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखो भाई, बताते हैं हम आपको। अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। देखो भाई, द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। जो द्रव होता है ना, वो जो द्रव है उसके अंदर वो अपने में से विद्युत धारा क्या नहीं करने दे रहा है, प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, पहला कारण। दूसरा हो सकता है विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो, जिससे तंतु पर्याप्त गर्म, अगर दुर्बल है तो पर्याप्त गर्म नहीं नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। ठीक है ना, पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है इसलिए बल्ब नहीं दिखाई देता, दीप्त नहीं होता है। ठीक है ना, चलता नहीं है। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसका चित्र 14.10 ठीक है ना। बल्ब क्यों जल नहीं रहा है उसके कारण हमने बता दिए आप लोगों को। ठीक है ना, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए, विद्युत चालन की जांच करने के लिए उनमें, है ना, जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया, एक संपरीक्षित क्षेत्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ। कैसा दीप्त हुआ, चमकीला दीप्त हुआ, दिखाई दिया। जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। और द्रव बी के लिए क्या हुआ, अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, हो सकता है क्या, इस आधार पे। दूसरा द्रव बी जो है वो द्रव ए से अच्छा चालक है। नींबू लेना है आपको यहाँ से और यहाँ से लेना है डोरी। दोनों द्रवों की चालकता समान है, इसलिए ऐसा हुआ क्या। और द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती, ऐसा है क्या, है ना। देखो बेटा, उत्तर है द्रव ए जो है द्रव बी से अच्छा चालक है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है ना, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। ठीक है ना। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, और यदि नहीं करता है तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो शुद्ध जल होता है आपका वो विद्युत का चालन करता है क्या, और अगर नहीं करता है तो आगे उसमें बोला है इसे चालक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, नहीं करता है, ये शुद्ध जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक क्या डाल दें, शुद्ध जल में नमक, या फिर डालो आप चीनी जैसे साधारण लवण को घोलकर इसे, है ना, घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। क्या डाल दो उसमें, शुद्ध जल में नमक डाल दो और चीनी डाल दो, तो क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, आग लगने के समय फायरमैन जो होता है पानी के होज अर्थात पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। जो लाइट चलती रहती है उस क्षेत्र में उसे बंद कर देता है। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं, व्याख्या कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। साधारण पानी है ना, बिल्कुल शुद्ध तो है नहीं, साधारण जल है जो हम लोग पीते हैं, है ना। तो ये जल जो है ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आगे है, देखिए इसमें, यदि छिड़काव करते समय मतलब आग बुझाते समय, पानी छिड़कोगे ना, आग बुझाओगे तो
तो उस समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि, जो विद्युत के बोर्ड लगे होंगे आसपास, उन बोर्डों आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा। सारे क्षेत्र में क्या फैल जाएगी? लाइट फैल जाएगी, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। खुद फायरमैन भी मर सकता है और आसपास के लोगों को भी लपेट सकता है वो, है ना। इसलिए क्या करते हैं, पहले से विद्युत बल्बों को या जो वहां पे बोर्ड वगैरह होते हैं उन सबको बंद कर देते हैं, लाइट सप्लाई ऑफ कर देते हैं, है ना, ताकि खतरा उत्पन्न ना हो। ठीक है, ओके। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। एक तो पीने का पानी है और दूसरा समुद्र का पानी है, इसका परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। जो समुद्र जल है उस जल में जो चुंबकीय सुई है वो अधिक विक्षेप दर्शाती है ना। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों अधिक विक्षेप बता रही है? ठीक है, बिल्कुल करते हैं सर। समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संपरिक्षेत्र के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक ठीक है ना। समुद्र का पानी ज्यादा अच्छा विद्युत का चालक है ना। किससे? इस संपरिक्षेत्र के पानी से, ठीक है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला नमकीन होता है। जो दूसरा पानी होता है उससे ज्यादा खनिज और लवण पाए जाते हैं, नमक पाया जाता है समुद्र के पानी में, इसलिए ज्यादा बड़ा सुचालक है वो, ज्यादा अच्छा सुचालक है वो। कौन सा पानी? समुद्र का पानी। ठीक है, ओके। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। बिल्कुल नहीं होता है। अगर तेज वर्षा के समय वो खंबे पर चढ़ गया तो वहीं निपट जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखिए, तेज वर्षा के समय लाइनमैन जो है वो रिस्क नहीं लेता है बिल्कुल भी, है ना। तो वर्षा निकल जाने दो, उसके बाद आराम से कर देंगे काम। ठीक है, हाँ। विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, देखो व्याख्या इसकी, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है ना। जैसे आपके घर के बाहर लाइट के तार आते रहते हैं नहीं, वो उनकी मरम्मत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है लाइनमैन के लिए। कब? तेज वर्षा के समय, ठीक है ना। क्योंकि पानी विद्युत का क्या है बेटा? सुचालक है। पानी विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है। और जरा सा भी विद्युत लीकेज हो गया, रिसाव हो गया, तो लाइनमैन को क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। और अगर खंबे पे हो तो वहीं से निपट सकता है, वहीं से टपक सकता है, ठीक है ना। हाँ, करंट लग सकता है और उसकी जान तक जा सकती है ना। जान तक को खतरा पहुंच सकता है या जान जा भी सकती है ना। इसलिए उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहल ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसूत जल। क्या सुना था भैया? पहले ने कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना कि आसूत जल, ठीक है ना। वर्षा का जल जो है उतना ही शुद्ध होता है जितना कि आसूत जल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके, स्वच्छ कांच के बर्तन में क्या कर लिया उसने? वर्षा का जल एकत्रित कर लिया, है ना। छत पर रख दिया होगा ऐसा कांच का बर्तन, वर्षा का जल एकत्रित हो गया, ठीक है, कर लिया। संपरिक्षित्र से उसका परीक्षण किया और फिर किससे? संपरिक्षित क्षेत्र से जो है या उस पानी से उसने उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। उसने देखा कि इसमें भी चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शा रही है, जबकि शुद्ध जल में तो विक्षेपण नहीं होता होगा, नहीं होता है वास्तव में, है ना। तो क्या कारण हो सकता है? आप बताइए भैया, क्या कारण हो सकता है कि विक्षेप दिखा रही है? भैया कितना ही कर लो आप, लेकिन वो जैसे ही टच करेगा उस कांच को तो कांच में भी अशुद्धियां तो हो गई थी ना, वो अशुद्धियां मिल जाती है उसमें, शुद्ध जल में, है ना। यही कारण है, देखिए आगे। वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका संपरिक्षित्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। सबसे पहला कारण तो यही है, ठीक है, कि वर्षा का जल नीचे आते आते कई सारी अशुद्धियां उसमें घुल मिल जाती है, ठीक है ना, वो प्योर नहीं रहता, ठीक, एक कारण। दूसरा है, कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियां होती है, जो भले ही साफ है वो बिल्कुल,
लेकिन फिर भी उसमें क्या होगी, अशुद्धियां होती है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि आसूत जल में भी नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। अगर आप आसूत जल है उसमें भी नमक अगर डाल दें तो उसको भी शुद्ध बनाया जा सॉरी विद्युत का सुचालक बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आसूत जल को भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। अगर वर्षा जल भी क्या है, अशुद्ध हो गया है तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा ही, ठीक है। ओके, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए जो विद्युत से लेपन है जिनके ऊपर। तो विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है, देखिएगा। नकली आभूषण जो होते हैं उन पर विद्युत का लेपन होता है, ठीक है ना। भाई बनाए जाते हैं नकली आभूषण विद्युत लेपन के माध्यम से, ठीक है। दूसरा, नई साइकिल का हैंडल, नई साइकिल का क्या हैंडल, उस पर भी विद्युत लेपन होता है। तथा उसका रिम, मेरे ख्याल से उसका रिंग है, ये क्या है, रिंग, चमकता है ना रिंग भी। और कार के कुछ भाग, कार जो होती है उसके कुछ भागों पर भी विद्युत लेपन किया जाता है, कार के कुछ भागों पर भी विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत और रसोई के बर्तन, इन सभी पर विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कापर के शोधन में उपयोग होती है, कापर के शोधन में उपयोग होती है वो प्रक्रिया, है ना, शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कापर छड़ एवं एक अशुद्ध कापर की छड़, एक तो शुद्ध कापर की छड़ और एक अशुद्ध कापर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। किसके रूप में, इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। कौन सी इलेक्ट्रोड बैटरी, कौन सी या कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए, कौन सा इसमें से धन टर्मिनल से संयोजित किया जाएगा और उसका क्या कारण है, ठीक है ना। तो देखो भैया, अशुद्ध कापर को छड़ को, अशुद्ध कापर की जो छड़ है ना उसको, अशुद्ध कापर की छड़ को धन टर्मिनल, किससे, अशुद्ध कापर जो है वो लगेगा, तो अशुद्ध कापर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध छड़, अशुद्ध छड़ का कापर विलयन में मिलेगा। अशुद्ध छड़ का जो कापर है ना, कापर तांबा, वो किसमें मिलेगा, विलयन में मिलेगा। तथा शुद्ध कापर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कापर की छड़ पर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। जो शुद्ध कापर है ना, शुद्ध, वो शुद्ध कापर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कापर की छड़ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। ओके, जमा होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ओके, अगला जो है वो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक को फिर जाकर देखें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।